हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत के साथ सीमा समझौता चाहता है ड्रैगन। चाइना के बड़े अधिकारी ने किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां 2 दिन में शहबाज शरीफ को 2 सबसे बड़े झटके दिए भारत ने। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या क्या, और साथ ही साथ बताएंगे आपको जहां यूएई से लौटते ही एक्शन में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के एलजी से ली बाढ़ और हालात की बड़ी रिपोर्ट। साथ ही साथ आपको सारी बड़ी खबरें बताएंगे। बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश और भारत के सेनाओं का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां भारत के साथ सीमा समझौता चाहता है ड्रैगन। चाइना के बड़े अधिकारी ने किया इसका सबसे बड़ा खुलासा। बता दें, चाइना के शीर्ष राजनयिक वांग ई ने जकार्ता में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों को सीमा मुद्दे के समाधान के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान ढूंढना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष मुद्दों से समग्र संबंधों को परिभाषित नहीं होना चाहिए। पूर्वी लद्दाख में 3 साल से अधिक समय से भारत का चाइना के साथ सैन्य गतिरोध बना हुआ है और जयशंकर जी ने इसे अपने लंबे राजनयिक करियर की सबसे जटिल चुनौती करार दिया है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने चाइना से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सद्भाव नहीं होगा, दोनों देशों के बीच संबंध आगे नहीं बढ़ सकते। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शुक्रवार को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ यानी आसियान के क्षेत्रीय फोरम यानी एआरएफ की मंत्री स्तरीय बैठक के इतर वांग और जयशंकर जी के बीच वार्ताएं हुई। चीन के मौजूदा विदेश मंत्री छिन कांग के अस्वस्थ रहने के कारण चाइना के पूर्व विदेश मंत्री वांग आसियान की बैठक में शामिल हुए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि चाइना ने ये सबसे बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। चाइना के अधिकारी ने कि चीन चाहता है कि भारत के साथ सीमा समझौता हो जाए, लेकिन दोस्तों कहां तक ये सही है और कितने हद तक चाइना वाकई में चाहता है, इस पर भरोसा आसानी से तो किया नहीं जा सकता। बहरहाल दोस्तों, आपको जो भी लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा अपनी राय। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां 2 दिन में 2 बड़े झटके। स्पेस के बाद यूएई में इंडिया रॉक्स। पीएम मोदी के दौरे से सदमे में शहबाज शरीफ। बता दें, भारत की तरक्की से जलने वाले पाकिस्तान को आज एक ही दिन में 2 बड़े झटके लगे हैं। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और यूएई में पीएम मोदी का सफल दौरा पाकिस्तान को पच नहीं रहा, डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है। जी हां दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 मिशन की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। वहीं यूएई के साथ भारत की मजबूत होती दोस्ती ने दुश्मनों की नींदें उड़ा दी है। पाकिस्तान को मिर्ची इस बात की लगी है कि जिस देश से वो खैरात लेता है वहां पीएम मोदी बार बार क्यों जा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। पीएम मोदी का स्वागत करने यूएई के राष्ट्रपति अपने महल के बाहर खड़े थे। पीएम मोदी के कार से निकलते ही गले लगाकर उनकी अगवानी की। शहबाज शरीफ ये तस्वीरें देखकर काफी बेचैन होंगे, क्योंकि जिन नेताओं के सामने वो हाथ बांध कर खड़े रहते हैं वो पीएम मोदी की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर खड़े हैं। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आज ये जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसी इज्जत कभी पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती। पीएम मोदी के यूएई दौरे को लेकर पाकिस्तान में चर्चा जोरों पर है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि भारत और यूएई ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था मई 2022 में। अब वहां दोनों मुल्कों के बीच बिजनेस बड़े लेवल पर हो रहा है। दोनों मुल्क ने वादा किया हुआ है कि दोनों मुल्क मैक्सिव एक्सेस देंगे मार्केट में, लेकिन पाकिस्तान के यूएई से संबंध सिर्फ खैरात मांगने के लिए है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ खुद बताया करते हैं कि कितनी चतुराई से वो यूएई के शासक से खैरात और मोहल्लत मांग लेते हैं। जो चीजें हमें करनी चाहिए थी, पाकिस्तान को करनी चाहिए थी, भारत के साथ वो यूएई कर रहा है, क्योंकि यूएई को पता है कि इनसे कारोबार करना कितना जरूरी है। यूएई पता लगा चुका है कि भारत कितना अहम मुल्क है। वहीं शहबाज शरीफ का मॉडल बिजनेस का नहीं, संजीदा बातें करके खैरात हासिल करने वाला है। शहबाज शरीफ यूएई से $1 बिलियन कर्ज मांग रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना दोनों देशों के बिजनेस को $100 बिलियन पार करने की है। जी हां, चीमा ने आगे कहा कि शहबाज शरीफ वैसे ही भारत की तरक्की से बेचैन थे। अब प्रधानमंत्री मोदी का यूएई में रुतबा देखकर उनकी पहले से ही उड़ी रातों की नींदें लौटने की उम्मीद काफी कम हो गई है। साजिद तरार ने कहा कि ऐसे में पाकिस्तान
पाकिस्तान को भारत से सीख लेनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों इस मुद्दे पर पाकिस्तानियों में आग लगती दिखाई दे रही है दोस्तों, और शहबाज शरीफ इस चीज को देख करके, पीएम मोदी जी के वेलकम को देख करके, पीएम मोदी जी के भव्य स्वागत को देख करके जलते भुनते नजर आने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच्चाई है, क्योंकि जब खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये बात मानने को तैयार है कि पाकिस्तान में जेलेसी का भाव देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों वाकई में शहबाज शरीफ तो जलकर भुन भी गए होंगे। इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, और जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई भारत के इन गाथाओं को सुन सके। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां चीन रह गया पीछे, भारत ने घुमावदार घाट पर बना दी सबसे चौड़ी सुरंग, इंतजाम ऐसे कि देखती रह जाएगी दुनिया। बता दें भारत में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर तेजी से बेहतर काम हो रहा है। एक्सप्रेसवे, हाईवे से लेकर बड़े बड़े ब्रिज, एलिवेटेड फ्लाईओवर और सुरंग बनाई जा रही है। इसी कड़ी में देश में एक और बड़ी टनल का निर्माण हो रहा है। खास बात है कि लंबाई के मामले में ये दोनों टनल्स भारत की अन्य दूसरे टनल्स की तुलना में ज्यादा है, बल्कि चौड़ाई के मामले में भी दुनिया की सभी सुरंगों को पीछे छोड़ देगी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला घाट में परिवहन को आसान करने के लिए दोनों टनल्स का 70% काम पूरा हो गया है। इनमें से एक टनल 1075 मीटर और दूसरी 8093 मीटर लंबी होगी। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, जहां चंद्रयान से लेकर पीएम मोदी के कामों तक भारतीय महिला ने पाकिस्तानी यूट्यूबर को दिखा दिया आईना। बता दें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 को सफलता पूर्वक लॉन्च किया। इस मुद्दे पर पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने एक भारतीय लड़की से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान सरकार के बारे में भी भारतीय लड़की से राय मांगी। पाकिस्तानी यूट्यूबर को भारतीय लड़की ने बताया कि पहले के 2 मिशन में चंद्रयान ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। हालांकि इस बार फिर से इसरो चंद्रयान मिशन को लेकर आया है, जो पिछली बार की तुलना में सफलता हासिल करेगा। तो वहीं भारत में प्रधानमंत्री मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में भारतीय लड़की ने जानकारी दी। उसने कहा कि भारत में हर किसी के पास बैंक अकाउंट है, लोगों को वैक्सीन फ्री में दी गई। पाकिस्तान से की जाने वाली भारत की आलोचना पर भारतीय लड़की ने कहा कि पाकिस्तान की औकात सऊदी अरबिया और इस्लामिक देशों के समूह के सामने नहीं है। जी हाँ, यहाँ तक कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ होने वाले आतंकी घटनाओं पर भी बोलते हुए लड़की ने यूट्यूबर को जवाब देते हुए कहा कि जब भी भारत आतंक को लेकर बातें करता है तो पाकिस्तान की सरकार गूंगी बहरी हो जाती है। उसने कहा कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन और आज मल कसाब जैसे आतंकियों को अपने यहाँ पनाह दे दी। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहाँ खालिस्तान समर्थकों के हमले के बाद सैन फ्रांसिस्को में भारत के समर्थन में निकली रैली। भारतीय प्रवासियों ने कही ये बात। आपको बता दें हाल ही में खालिस्तान समर्थकों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर आगजनी की कोशिश की थी। इस घटना के बाद भारत के सपोर्ट में बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के सामने एक पीस रैली आयोजित की, शांति रैली आयोजित की। खालिस्तान समर्थकों की तरफ से 2 जुलाई को ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें खालिस्तानी समर्थक सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में आग लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ महीनों के भीतर सैन फ्रांसिस्को में हिंसा की यह दूसरी सबसे बड़ी घटना थी। सैन फ्रांसिस्को और उसके आसपास के कई भारतीय अमेरिकी भारत के समर्थन में सामने आए और शांतिपूर्ण रैली में हिस्सा लिया। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान समर्थकों की तरफ से किए गए काम को आतंकवादी कृत्य बताया। उन्होंने मांग की है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दोस्तों अगली खबर आपको बताते, जहां IMF से कर्ज क्या मिल गया पाकिस्तान को, उड़ने लगा हवा में पाकिस्तान। जी हां, सबसे ऊंचा झंडा फहराने के लिए करने जा रहा है करोड़ों रुपए खर्च। बता दे आर्थिक कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़ा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से बेल आउट पैकेज मिलने के बाद हालत में सुधार होने की उम्मीद जगी है। बीते कुछ महीनों में नौबत ये आ गई थी कि लोग फ्री राशन के लिए लूट मचा रहे थे। जनता बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरस रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान को IMF से मदद मिल चुका है। ऐसे में पंजाब प्रांत की सरकार ने पाकिस्तान के 76वें स्वतंत्रता दिवस यानी 14 अगस्त पर 500 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का फैसला किया है। इसकी लागत करीब 40 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होगी। गौरतलब है कि अभी हाल ही में IMF द्वारा पाकिस्तान को $3 अरब का बेल आउट पैकेज मंजूर हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तानी अधिकारियों का ये फैसला लिया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के लाहौर चौक के लिबर्टी चौक पर यह झंडा फहराया जाएगा। बता दें कि पहले भी इस तरह की चीजें कर चुका है। साल 2017 में पाकिस्तान ने अटारी वाघा सीमा पर दक्षिण एशिया में सबसे ऊंचा 400 फुट ऊंचा झंडा फहराया था। 120 बाय 80
80 फीट का झंडा पाकिस्तान के 7 दशक पुराने इतिहास में सबसे बड़ा था। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ। लोग इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या झंडे को ऊंचा कर लेने से क्या इनकी वैल्यूज ऊंची हो पाएंगी दोस्तों? आखिर ये सीख पाकिस्तान को कौन दे, कौन समझाए पाकिस्तान को कि झंडा ऊंचा कर लेने से तुम्हारी वैल्यूज नहीं बढ़ जाएंगी या तुम आतंकवादी देश नहीं कहलाओगे? ऐसा नहीं होने वाला। पहले अपने आप को सुधारो। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या सजेशन और क्या राय देना चाहेंगे पाकिस्तान को? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां आखिर गोवा एससीओ समिट में पाकिस्तानी विदेश मंत्री से क्यों नाराज हुए थे जयशंकर जी। उन्होंने बताया इसके पीछे पूरा किस्सा आपको बता दे। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मीडिया के खास कार्यक्रम सीधी बात में दस्तक दी। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आज भारत की विदेश नीति अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से लबरेज है। विदेश नीतियों के मामले में हमारी क्षमताएं बढ़ी हैं। हम आज बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और अपनी जनता के हितों के मद्देनजर ही काम करते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बीते 9 सालों और यहाँ तक कि अभी के 4 सालों में विदेश नीति में बहुत बड़ा फर्क आया है। इस फर्क को रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री ने जोर देते हुए कहा है कि देश बदला है, पीएम बदले हैं तो विदेश नीति भी बदली है। जी हाँ, बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ दिन पहले गोवा में हुई एससीओ समिट के एक वाकये का भी जिक्र किया, जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए थे और इस दौरान डॉक्टर जयशंकर जी की उनसे नाराज होने की खबरें सामने आई थी। इस दौरान असल में हुआ क्या था, विदेश मंत्री ने भी इस पर रोशनी डाली। बता दें, उन्होंने मंत्रालय संभालते हुए अपने 4 साल के कार्यकाल पर कहा कि इन दिनों में काफी कुछ सीखा है, खास तौर पर राजनीति से काफी कुछ सीखने को मिला है। मैं ब्यूरोक्रेसी के बैकग्राउंड से था और कभी सोचा नहीं था कि इस दूसरी तरह की दुनिया में आऊंगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता की अलग अलग अनुभव होते हैं। राजनेता की पब्लिक के साथ सीधी कनेक्टिविटी होती है और इसी तरह उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि को लेकर कहा कि उपलब्धि यही है कि विदेश नीति को डिप्लोमेट के तौर पर पब्लिक के हितों के साथ जोड़ पाए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अचानक हुए बेहोश, अस्पताल लेकर भागे सुरक्षा कर्मी। बता दें, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अचानक बेहोश हो गए। इसके बाद उनके सुरक्षा कर्मी तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नेतन्याहू अब अच्छी स्थिति में है। नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि उनकी चिकित्सीय जांच की जा रही है। 73 साल के नेतन्याहू का इलाज तटीय शहर तेल अवीव के पास शिबा अस्पताल में किया जा रहा है, लेकिन इसके आगे कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। एक प्रमुख इजरायली समाचार साइट वल्ला ने नेतन्याहू के एक करीबी अधिकारी के हवाले से बताया है कि प्रधानमंत्री बेहोश हो गए थे लेकिन अस्पताल में पूरी तरह से होश में थे। खबर की फिलहाल पुष्टि नहीं की जा सकी है। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री के रूप में 15 वर्षों से ज्यादा समय तक कई कार्यकाल में सेवा की है। उनकी मौजूदा धुर दक्षिणपंथी सरकार ने पिछले साल दिसंबर में सत्ता संभाली थी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां भारत फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएंगे समुद्री सहयोग, चीन को लग सकती है मिर्ची। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं। भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को तेज करने और सेनाओं की नौसैनिक यात्राओं को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। शुक्रवार को दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और इसके संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक संतुलित और स्थिर व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हां, भारत फ्रांस के साझा बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास का दृष्टिकोण और राष्ट्रपति मैक्रोन का फ्रांस की हिंद प्रशांत रणनीति में उल्लिखित सुरक्षा और सहयोग का दृष्टिकोण बहुत हद तक मेल खाता है। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा रुपया यूपीआई, अब आसान हो जाएगा आपस में भुगतान। बता दें, रिजर्व बैंक ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान में इसको लेकर एक समझौते की जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने स्थानीय मुद्राओं यानी भारतीय रुपए और संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यूएई के सेंट्रल बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा दोनों सेंट्रल बैंकों के बीच पेमेंट व मैसेजिंग सिस्टम को इंटरलिंक करने पर भी समझौता हुआ है। बैंकिंग व भुगतान के क्षेत्र में ये 2 बड़े समझौते ऐसे समय हुए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए हैं। एक और खबर की बात करें, जहां तालिबान को धमका क्यों रहा है पाकिस्तान, सेना प्रमुख के बाद अब रक्षा मंत्री ने उगला जहर। बता दे, पाकिस्तान और तालिबान में इन दिनों संबंध तनावपूर्ण है। ये वही तालिबान है जिसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से दुश्मनी मोल ली थी। अब वही तालिबान पाकिस्तान के लिए खतरा बनकर उभरा है। यही कारण
कारण है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के बाद अब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को चेतावनी दी है। दरअसल पाकिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों से परेशान है। टीटीपी के आतंकवादियों ने हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेना पर हमला कर कई सैनिकों को मार डाला है। अब पाकिस्तान टीटीपी आतंकवादियों को लेकर तालिबान पर गुस्सा निकाल रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को दावा किया कि उनके देश में खून खराबा करने वाले आतंकवादियों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान में शरण मिल रही है और पाकिस्तान अब इसे सहन नहीं करेगा। आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान पड़ोसी देश होने का कर्तव्य नहीं निभा रहा है और दोहा समझौते का पालन नहीं कर रहा है। 50 से 60 लाख अफगानों को सभी अधिकारों के साथ पाकिस्तान में 40 से 50 वर्ष के लिए शरण प्राप्त है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां जापान के नजदीक असली युद्ध का अभ्यास करने जा रहा है रशिया और चीन। टेंशन में आ गया अमेरिका। बता दें चाइना और रशिया जापान सागर में असली युद्ध का अभ्यास करने जा रहे हैं। इसमें दोनों देशों की नौसेना के युद्धपोत और वायुसेना के लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। ये पहला मौका है जब रशिया और चाइना के साथ किसी युद्धाभ्यास में नौसेना और वायुसेना दोनों को भेज रहा है। जापान के नजदीक होने वाले इस अभ्यास से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। जापान में अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े का मुख्यालय भी है। ये अभ्यास बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा जिसमें एक साथ मिलकर दुश्मन के खिलाफ युद्ध करने के दांव पेच का प्रदर्शन होगा। रशिया वर्तमान में यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है तो वहीं चीन अपनी आक्रामक हरकतों के कारण कई देशों से दुश्मनी मोल लिए हुए है। ऐसे में दोनों देश एक साथ मिलकर अपने साझा दुश्मनों के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। जी हां, अगली खबर आपको बता दें, भारतीय रुपए का इस्तेमाल अमेरिकी डॉलर के बराबर हो। आखिर किस बात पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने यह बात कही है, आपको बता दें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा के लिए भारत आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि श्रीलंका चाहता है कि भारतीय रुपए का इस्तेमाल अमेरिकी डॉलर के बराबर हो। नकदी संकट से जूझ रहे श्रीलंका को राष्ट्रपति का यह बयान कोलंबो में भारतीय सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए आया है। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा कि जिस तरह जापान, कोरिया और चाइना सहित पश्चिम एशिया ने 75 वर्ष पहले अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि की है, उसी तरह अब हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बारी है। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे का यह बयान फोरम के अध्यक्ष टीएस प्रकाश को दिया गया जवाब था, जिन्होंने अपने संबोधन में श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था में भारतीय रुपए के बढ़ते उपयोग का आह्वान किया था। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां गौतम अडानी की बनाई बिजली से रोशन होगा बांग्लादेश। चालू हुआ देश का पहला ये इंटरनेशनल बिजली प्लांट। बता दें भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के अडानी समूह ने गोड्डा पावर प्लांट शनिवार को पूरी तरह चालू कर दिया। यह देश का पहला इंटरनेशनल बिजली प्लांट है जहां बनने वाली 100% बिजली बांग्लादेश को जाएगी। इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद गौतम अडानी ने ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात की। गोड्डा पावर प्लांट को अडानी पावर लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी वाली सब्सिडियरी कंपनी अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने तैयार किया है। 12 जुलाई को ही प्लांट के पूरी क्षमता से काम करने का परीक्षण पूरा कर लिया गया था। इस प्लांट की क्षमता 1600 मेगावाट है। जी हां, अगली खबर की बात करें जहां पर यूएई से लौटते ही एक्शन में आए पीएम मोदी जी दिल्ली के एलजी से ली बाढ़ और हालात के रिपोर्ट कार्ड। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली पर डबल मुसीबत आने वाली है क्योंकि अब यहां बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी करके हल्की बारिश होने की संभावना जताई थी, लेकिन बीते 2 दिनों में यमुना का तांडव दिल्ली की मुसीबतों को कई गुना बढ़ा चुका है और इन मुसीबतों में फिलहाल कमी नहीं होने वाली। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी करके मध्य स्तर की बारिश होने की संभावनाएं जताई थी। आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश की तेज बौछार पड़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा और आसपास के इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 17 और 18 जुलाई को बारिश तेज हो सकती है। दिल्ली के कई इलाकों में अब भी जल भराव है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव में जुटी हुई हैं। देर रात दिल्ली के उपराज्यपाल खुद हालात का जायजा लेने यमुना बैंक पहुंचे हैं। जी हां दोस्तों, बहरहाल इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, और आपके यहाँ पर कैसा मौसम है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर आपको बता दें जहां पीएम मोदी 28 जुलाई को राजस्थान दौरे पर जाएंगे। करनाल में जनसभा को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 जुलाई को राजस्थान के नागौर जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। उन्होंने कहा कि तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई
जुलाई को नागौर के खरनाल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे तथा देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि ट्रांसफर करेंगे। जी हां दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां सीमा हैदर आशिक सचिन के साथ लापता, 24 घंटे से नहीं मिला कोई सुराग। बता दे, प्रेमी सचिन के लिए पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर लापता हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा के साथ उसका प्रेमी सचिन भी पिछले 24 घंटे से गायब है। उनका कहीं सुराग नहीं मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही पिछले 24 घंटे से अपने घर पर नहीं है। सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी की चर्चा चल रही थी कि दोनों के घर से लापता होने की खबर भी सामने आ गई है। दोनों कहां है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं मिली है दोस्तों अभी तक। बता दें कि सीमा के साथ ही उसका प्रेमी और अब पति सचिन भी घर से गायब है। जी हां दोस्तों, चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां मणिपुर जल गया, यूरोपीय संसद में भी चर्चा हो गई, लेकिन पीएम मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकले। जी हां, राहुल गांधी ने सबसे बड़ा कटाक्ष किया है पीएम मोदी पर। बता दें, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर के हालात पर यूरोपीय संसद में चर्चा हुई और विरोध में प्रस्ताव लाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि मणिपुर जल गया। ईयू संसद ने भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा कर ली, पीएम ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। इस बीच राफेल ने उन्हें बेस्टिल डे परेड का टिकट दिला दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के फ्रांस दौरे पर गए थे। शुक्रवार को वे फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड में बतौर अतिथि शामिल हुए थे। पीएम को फ्रांस सरकार की तरफ से आमंत्रित किया गया था, जिस पर भी राहुल गांधी ने वार किया। दोस्तों, बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, और राहुल गांधी के इस बौखलाहट को आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं बताइएगा जरूर। एक और खबर आपको बता दें, जहां पर रामपुर हेट स्पीच केस में आजम खान को बहुत बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। जी हां दोस्तों, रामपुर हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार पाए जाने के बाद 2 साल की सजा सुना दी है। आजम खान के खिलाफ 171G और धारा 505(1)B और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मुकदमा चला। एसपी नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा रामपुर के थाना शहजाद नगर में दर्ज हुआ था। आजम खान पर लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। यह मुकदमा साल 2019 में दर्ज हुआ था। तब आजम खान बसपा के गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक